एलोपैथी में और होम्योपैथी में फर्क क्या है? एलोपैथी जो मेडिसिन है दैट इज ओनली फॉर द जापान के अंदर 100 साल से ज्यादा उम्र वाले 1 लाख बंदे जीवित हैं। इंडिया में हमारे यहाँ ये जो नंबर्स हैं ये केवल हंड्रेड्स में रह गए हैं। लोग एंटीबायोटिक्स की तरफ वेस्टर्नाइज हो रहे हैं और एक्चुअल में देखा जाए तो वेस्टर्न कंट्रीज एलोपैथिक मेडिसिन को छोड़ के होम्योपैथी में आना चाहते हैं, आयुर्वेदा में आना चाहते हैं। अगर फीवर में और इतने सारे केसेस में होम्योपैथी काम करती है, फिर लोग एलोपैथी की तरफ क्यों जा रहे हैं, ब्लाइंडली क्यों जा रहे हैं? अभी क्या है, डर का बिजनेस चल रहा है। मेरे को ऐसे वर्ड्स यूज नहीं करना चाहिए बट अनफॉर्चुनेटली ये सच है। आज जो भी हॉस्पिटल आप कहीं जाएंगे तो डॉक्टर्स केवल आपको डराते हैं। HIV जैसे केसेस भी होम्योपैथी में हम लोग ठीक कर रहे हैं। आई एम सेंडिंग मेडिसिन टू नाइजीरिया, साउथ अफ्रीका, जहाँ पे हम HIV के पेशेंट्स को मेडिसिन कुरियर से सेंड करते हैं। इसका मतलब है ये पूरा एपिडेमिक जो हो रहा है अफ्रीका में, ये ऑलमोस्ट वाइप आउट हो सकता है। वाइप आउट किया जा सकता है और बहुत सारे लोग कर रहे हैं। जो कॉलेजेस आज से 200 साल पहले अमेरिका में होम्योपैथी के नाम पे खोले गए थे, जैसे फॉर एग्जांपल न्यू जर्सी कॉलेज ऑफ होम्योपैथी, कैलिफोर्निया कॉलेज ऑफ होम्योपैथी, ये आज नहीं एग्जिस्ट करते हैं। व्हाई नॉट? बिकॉज वो उनको धीरे धीरे करके सब्साइड कर दिया गया, बड़ी फार्मा लॉबी आ गई। आपने इतना सॉलिड इंफॉर्मेशन दिया, इतने फैक्ट्स दिए, इतने रिपोर्ट्स दिए, तब भी डॉक्टर्स क्यों डाउट कर रहे हैं? जो गूगल पर अवेलेबल है ना। तो आपको लगता है ये फ्यूचर में होम्योपैथी एलोपैथी को रिप्लेस कर सकती है? एक possibility। टुडे हमारे पास एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट है, डॉक्टर विकास सिंघा। डॉक्टर विकास सिंघा एक होम्योपैथिक डॉक्टर है और आज हमारे को थोड़ा सा नॉलेज देंगे उनके फील्ड के बारे में। सर, आपके पास 22 साल का एक्सपीरियंस है। सबसे पहली चीज मैं जानना चाहता हूँ, आप कैसे इस फील्ड के अंदर आए, किस चीज से आप इंस्पायर हुए? जी, सभी को नमस्कार। मैं एक्चुअल में होम्योपैथी में 96 में एक तरीके से मेरी एंट्री हुई आफ्टर कंप्लीटिंग माय BSc। और इंस्पिरेशन की जहाँ तक बात करें कि होम्योपैथी में कैसे आना हुआ, इसके लिए मैं एक चीज़ हमेशा अपनी तकरीबन हर एक इंटरव्यू में बात करता हूँ कि मेरे बड़े भाई को बोन इन्फेक्शन का इशू था। और बोन इन्फेक्शन को हमने बचपन से देखा है कि बोन इन्फेक्शन का जो केस था उनका ख़राब हो गया था और उनकी पूरी जो लेग है, एक तरीके से घुटने से नीचे की पूरी लेग इंक्लूडिंग एंकल जॉइंट, यानी नी जॉइंट से लेकर के एंकल जॉइंट तक पूरी लेग गल चुकी थी। उसमें 2 हड्डियां रहती हैं जिसको हम लोग बोलते हैं टिबिया एंड फिबुला। उसके दोनों बोन्स को हमने गले हुए बोन्स के एक्सरेज भी देखे बचपन में और बाद में होम्योपैथी से उसकी रिकवरी को देखा। तो वो एक लंबा केस था क्योंकि 10 से 12 साल लगातार मेरा भाई, बड़ा भाई बेड रिडन था और बेड पर ही उन्होंने एक तरीके से पढ़ाई की। राइट फ्रॉम 6th स्टैंडर्ड टिल हिज MCom ही वॉज टेकिंग मेडिसिन्स। और बाद में वो केस हमारा ठीक हुआ होम्योपैथिक मेडिसिन से तकरीबन 10 साल के लॉन्ग ट्रीटमेंट के बाद। और वो जो बोन्स थी वो सभी डीजेनरेटेड बोन्स बाद में रीजेनरेट हुई और नॉर्मल बोन्स डेवलप हुई और मेरे भाई ने चलना शुरू किया आफ्टर 15 ईयर्स। और किसी की शायद फैमिली में इस तरह का कोई हादसा होता है तो मैं ऐसा समझता हूँ शायद मुझे भगवान ने होम्योपैथी पढ़ने के लिए भेजना था, तो ये मेरे लिए तो एक प्रेरणा हो गई। लेकिन मेरे भाई का केस आज पूरी दुनिया के लिए एक एग्जाम्पल है। बहुत सारे डॉक्टर्स आज भी उस केस पे रिसर्च कर रहे हैं और ऑस्टियोमाइलाइटिस मेरा थीसिस का टॉपिक हो गया। बाद में मैंने होम्योपैथिक मेडिसिन में ग्रेजुएशन किया और ऑस्टियोमाइलाइटिस पे रिसर्च करते करते आज हमारे पास नंबर ऑफ केसेस आर देयर जिनमें हमने ऑस्टियोमाइलाइटिस के केसेस को पूरी तरह से ठीक किया है, जहां पर डॉक्टर एम्प्यूटेशन के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बताते हैं। जहां पर हम बोलते हैं कि अब केवल लेग काटना पड़ेगा या बाजू में इन्फेक्शन हो गया तो ये बाजू निकालना पड़ेगा, किसी का पूरा ये बाजू गल गया तो पूरा बाजू ही काटना पड़ेगा। तो जहां एम्प्यूटेशन इज द ओनली लास्ट रिसोर्ट, वहाँ पे हालांकि होम्योपैथी में अभी भी एज अ लास्ट रिसोर्ट जैसा कि हम बात कर रहे थे कि वो लास्ट रिसोर्ट के तौर पे ही बात करते हैं। बट यस, दिस इज माय जर्नी। लास्ट रिसोर्ट हो या कैसे भी हो, पेशेंट का वेलफेयर हमारे लिए सर्वोपरि है। सर, ये एक ट्रूली इंस्पिरेशनल काम है जो आप कर रहे हैं। जी। और मैं आपसे पूछ सकता हूँ कब ये शिफ्ट हुआ दैट नॉर्मल मेडिसिन से लेके आपने डिसाइड किया था या आपकी फैमिली ने डिसाइड किया था दैट होम्योपैथी ट्राई करना है? हाँ, ये एक बड़ा पॉइंट है क्योंकि वी वर वेरी होपलेस इन अराउंड 90s की बात है, ये मैं बात करूँगा। आई वॉज इन 6th स्टैंडर्ड एंड मेरा भाई उस टाइम पे 8th स्टैंडर्ड में था। और 8th स्टैंडर्ड से लेकर के 12th स्टैंडर्ड यानी 4-5 साल हमने एलोपैथिक मेडिसिन खाए। बड़े भाई ने मेडिसिन लिए और उसके बाद उनकी 3-4 सर्जरीज हुई, जो कि पूरी तरह से सर्जरी होने के बाद पूरी तरह से हमारे भाई का केस ख़राब हो गया
और डॉक्टर ने जब बोला कि इसको नी जॉइंट से ऊपर एम्पुटेशन करना पड़ेगा, तब हमारे पिताजी को लगा, हमारे फादर ने प्लान किया कि एक बच्चे को डॉक्टर्स ने हैंडीकैप्ड, गिव अप डॉक्टर्स कर ने दिया गिव था। अप कर दिया, छोड़ दिया। वाह। और उसके बाद हमारे फादर ने डिसाइड किया कि नहीं, अभी अगर कुछ नहीं हो सकता है तो वाई नॉट टू ट्राई सम अदर सिस्टम ऑफ मेडिसिन। एग्जैक्टली। तो कहीं ना कहीं ढूंढने लगे, हमारे माइंड में चलने लगा कि यस, कुछ ऑप्शन ढूंढना है। तो इन द मीन टाइम एक छोटे से कोई होम्योपैथिक डॉक्टर थे, ये मैं बात बता रहा हूँ आज से तकरीबन कोई 30 वर्ष पुरानी। और होम्योपैथी में वो हमारा घर ढूंढते हुए आ गए अच्छा। हमारे घर में, और अच्छा। हमारे भाई को देखा उन्होंने, और हमें बताया कि होम्योपैथी में हम इसके लिए कोशिश करके इसको ठीक कर सकते हैं। तो मेरे पिताजी को बहुत क्रोधित थे, वो गुस्से में थे, फ्रस्ट्रेटेड थे, इरिटेटेड थे, तो ऑफ कोर्स। उन्होंने उनको घर से निकाल दिया। और हमें मतलब, क्योंकि उनको कोई भरोसा होम्योपैथी में नहीं था, जैसा लोगों को आम धारणा है कि होम्योपैथी में तो इसका क्या, ये मीठी गोलियों से कैसे ठीक बिल्कुल। करेगा। इतने बड़े बड़े क्वालिफाइड सर्जन्स ने 3-3 सर्जरीज कर ली, और जब वो बोल रहे हैं कि एम्पुटेशन इज़ द ओनली ऑप्शन। बट सभी रिश्तेदारों ने, फ्रेंड सर्कल में, हमारे कुछ गली के लोगों ने, सभी ने ये समझाया कि नहीं, चलो आपने तो लात कटवानी ही है, जब वो कह रहे हैं तो आप 6 महीना साल भर होम्योपैथी ट्राई करके देख लो। अब जब उन्होंने होम्योपैथी हमारा देना शुरू किया, हम उनके पास गए, रिक्वेस्ट करी, और पापा ने सॉरी फील किया, तो उसके बाद उन्होंने मेडिसिन शुरू की। और वो हमारे घर हमारे भाई को देखने सवेरे दोपहर शाम तीनों टाइम आते थे। वाह। हमारे घर से थोड़ा पास में रहते थे। उस टाइम पे उनकी एज, डॉक्टर की एज, ही वॉज 70 ईयर्स। वाह। और वो साइकिल पर मेरे भाई को अटेंड करने के लिए स्पेशल आते थे, और उन्होंने केस देखना शुरू किया, और धीरे धीरे चीज़ें सामने आई, और पता लगा कि मेरा भाई जो है वो धीरे धीरे वो नॉर्मल होता चला जा रहा है। उसकी लेग जो है रीजनरेट होनी शुरू हो गई, बोन्स, और सारी लेग्स में से इन्फेक्शन खत्म हो गया। छोटे छोटे हड्डी के जो गले हुए पीस थे, वो बीच में, क्योंकि सर्जिकल जहाँ पे उन्होंने पस के ड्रेनेज के लिए कुछ ऑप्शंस रखे थे, तो वो क्लोएका बन गए थे, वो छेद बने हुए थे, उसमें से गली हुई हड्डियों के पीस डेली बाहर निकलते थे। और मुझे याद है, हमने बहुत टाइम तक वो हड्डियों के पीस जो है वो, क्योंकि उस ज़माने में बायोप्सी और इस तरह के इन्फेक्शंस के हाँ लिए जी। टेस्टिंग वगैरह की फैसिलिटी बहुत दूर होती थी, तो बॉम्बे में भेजना पड़ता था। तो मुझे याद है कि वो डब्बियों में रखने पड़ते थे, और बाद में वो उस तरह के केसेस को सैंपल के लिए, बायोप्सी के लिए एलोपैथिक डॉक्टर भेजते थे, जो कि मेरे भाई का ट्रीटमेंट के लिए गिव अप कर चुके थे कि वाह। ये कैसे निकल रहा है, कैसे पॉसिबल है ये दवाइयों से। ट्रूली अ मिरेकल। कहीं ना कहीं वहाँ से मेरी एक जर्नी स्टार्ट हुई, और आज तो हमारी पूरी फैमिली तो छोड़िए, अब तो आप लगाइए कि हमने लाखों के हिसाब से तो पेशेंट अपने क्लिनिक में ही देख लिए हैं पिछले 22 साल में, वाह। जिसमें से ऑस्टियोमाइलाइटिस तो अपने आप में, बोन इन्फेक्शन के लिए तो मैं ऑलरेडी बुक के प्रोसेस में हूँ, और बहुत सारे केसेस हमारे पब्लिश भी हो रहे हैं इंटरनेशनल जर्नल्स में। तो सर, आपने इतने सालों से आप चंडीगढ़ में प्रैक्टिस कर रहे हो, आपने क्या मेजर चेंजेस देखे हैं अपने पेशेंट्स में? मेजर चेंजेस देखिए, पहले लाइफस्टाइल डिजीज नहीं थे। अगर हम आज की बात करें, आज के सिनेरियो की बात करें, तो आज की डेट में सबसे ज़्यादा जो केसेस आते हैं हमारे पास, डायबिटीज़ के केसेस, थायराइड के केसेस, फीमेल्स में बात करें पीसीओडी के केसेस, छोटे बच्चों में बात करें तो एडीएचडी के केसेस, थोड़े बड़े बुजुर्गों में बात करें तो, बड़े बुजुर्ग कहने का मतलब अब वो 80-85 को बड़े बुजुर्ग नहीं बोलते हैं, अब हम लोग 50s के बाद ही बड़े बुजुर्ग हो गए हैं। बिल्कुल। रीज़न वो रिमेटॉइड आर्थराइटिस, कहीं ना कहीं ऑस्टियोपोरोसिस, या आर्थराइटिस, स्यूडो आर्थराइटिस, या इस तरह की कुछ कॉम्बिनेशन डिजीज़ भी आजकल बड़ी पॉपुलर हो गई हैं, जो बढ़ गई हैं, जैसे सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटस, जिसको हम लोग, स्किन का कंडीशन भी है, साथ में उसको जॉइंट का भी डिजीज कंडीशन है। ऐसे ही कोलेजन टिश्यू डिसऑर्डर्स, ये पहले नहीं होते थे, ये पिछले 10 साल में, 15 साल में देखने में आने लगे। छोटे बच्चों की यहाँ पे मैं जरूर बात करूंगा कि टॉन्सिलाइटिस के लिए आज से 30 साल पहले इतने टॉन्सिलाइटिस के केसेस हमारे पास नहीं आते थे जितने अब आने लगे हैं। ऐसे ही बच्चों के केसेस में एडीएचडी, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, बच्चे हाइपर एक्टिव हैं, स्क्रीन्स का जमाना आ गया है, सब हाँ जी। चीज़ें स्क्रीन्स पे चल रही हैं, बिल्कुल। हर एक चीज़, चाहे बच्चे पढ़ रहे हैं तो वो, उनको वो टैब्स चाहिए, मोबाइल्स चाहिए, पूरा दिन आप स्क्रीन पे बिजी हैं। तो जो स्क्रीन है वो क्या अकेला हमारा आंखों को ख़राब नहीं कर रहा है, उसका इम्पेक्ट हमारे ब्रेन के ऊपर भी पड़ता है। तो जो हमारे ब्रेन में एक हाइपोथैलेमस से लेकर के एड्रीनल ग्लैंड तक का, यानी किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होती है जिसको हम एड्रीनल बोलते हैं, एड्रीनलिन, वहाँ से हार्मोन निकलता है, तो जो स्ट्रेस हार्मोन है उसका भी डायरेक्ट कनेक्शन है, और वो लोगों को मालूम भी नहीं पड़ रहा है। कल भी मैं एक इंटरनेशनल जर्नल पढ़ रहा था, तो उसमें बता रहे थे कि हाइपोथैलेमस से लेकर के एड्रीनलिन तक, मतलब एड्रीनल ग्लैंड तक, जहाँ से एड्रीनलिन स्ट्रेस हार्मोन निकल रहा है, वहाँ तक भी हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर, बच्चों को, जो लोग मोबाइल ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं उसकी वजह से पड़ रहा है। दैट्स वाई स्ट्रेस से रिलेटेड बीमारियाँ भी वहीं से आ रही हैं, क्योंकि उसके एड्रीनलिन के साथ साथ कोर्टिसोल हार्मोन रहता है जो साथ साथ निकलता है हमारे को।
अगर हमारा ब्रेन सुपर एक्टिव रहता है, जितना ब्रेन आपको सुपर एक्टिव, आप तो पूरा दिन लोग देख ही रहे हैं, एक्सपोजर कितना ज़्यादा हो गया, न्यूज़ भी चाहिए, अमेरिका में क्या हुआ, ईरान में क्या हुआ, इसराइल में क्या हुआ, यहाँ क्या हुआ, बिल्कुल। वहाँ क्या हुआ, हमारे ओवर रिलेटिव कोई स्टिमुलेशन। मेलबर्न में है, कोई हैदराबाद में है, कोई कहीं रह रहा है, तो सबसे बात भी करनी है और सबसे आपने इन टच भी रहना है। हाँ जी। और नॉलेज को अपग्रेड करने का शायद एक जैसे फ्लड ही आ गया है, मैं तो ऐसा ही बोलूँगा, बिकॉज पहले इतना ज़्यादा अपग्रेडेशन नहीं था, बट अभी नॉलेज डे टू डे बेसिस पे अपग्रेड, बीइंग अ डॉक्टर हमें अपग्रेड करना पड़ रहा है, तो हर फील्ड में, हर प्रोफेशन में ये अपग्रेडेशन, ये भी एक बीमारियों का कारण बनता जा रहा है। तो सर ये यंग एज में जैसे आप बता रहे हो एडीएचडी वाले केसेस आ जाते हैं, तो ये आप होम्योपैथी दवाइयों के साथ क्योर करते हो या लाइफस्टाइल चेंज होता है एग्जैक्टली? देखिए, इसमें 2 चीज़ें हैं, जैसे लाइफ़स्टाइल की बात करिए तो लाइफ़स्टाइल के लिए हम क्या करते हैं, इसमें हमने अपने कुछ पैरामीटर्स डिज़ाइन किए हैं। जैसे हम हमेशा बात करते हैं कि न्यूट्रिशन अच्छा होना चाहिए। ओके। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पार्ट इज़, चाहे डिज़ीज़ कंडीशन कोई भी है, चाहे डायबिटीज़ है, थायराइड है, पीसीओडी है, एडीएचडी है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, बीमारियों का नाम कुछ भी हो, लेकिन सबसे पहला फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट फोकस इज़ न्यूट्रिशन। प्रॉपर न्यूट्रिशन प्लस एडिक्वेट रेस्ट। अभी क्या है, एडिक्वेट रेस्ट नहीं है। नहीं। एडिक्वेट रेस्ट क्या होता है, जैसे पुराने बुजुर्ग होते थे, 9 बजे सो गए और टीवी बंद हो गया, 8:40 पे समाचार आए, 9 बजे बंद हुआ, और उसके बाद लाइफ जो है वो मॉर्निंग 4 बजे से शुरू हो जाती थी। अभी उल्टा है, अभी लोग 1 बजे 2 बजे सोते हैं। पेशेंट आके बताते हैं, कहते डॉक्टर साहब मेरे को तो, मैं लेट भी जाता हूँ तो 2 बजे तक नींद नहीं आती। जो बंदा 2 बजे सो रहा है वो उठ रहा है कितने बजे, क्योंकि उसको ऑफिस जाना है, तो उसका उठने का टाइम उसका फिक्स है कि मुझे 7 बजे उठना है और मेरे को 8:30 बजे ट्रेन पकड़नी है या मेट्रो पकड़नी है, कैब पकड़नी है, मेरे को भागना है। तो यानी आपकी नींद कितनी रही, केवल 5 घंटे। बिल्कुल। यानी एडिक्वेट रेस्ट, हम बोलते हैं 7 से 9 घंटे की नींद जो है वो जरूरी है। जरूरी। अब 7 से 9 घंटे जब तक नींद पूरी नहीं होगी तो बीमारियां बढ़ेंगी। और ये स्क्रीन के कारण ही हो रहा है। वो सबसे बड़ा स्क्रीन है, क्योंकि रात में भी अगर जितनी देर हम जाग रहे हैं उस टाइम पे भी हमारा या तो मोबाइल चल रहा है या टीवी चल रहा है या कुछ ना कुछ हमने गैजेट, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के साथ हम कनेक्टेड हैं। बिल्कुल। नहीं है तो घर में वाईफाई तो है ही है। बिल्कुल। तो वाईफाई का रेडिएशन भी हमें इम्पैक्ट करता है, इस पे भी हम कहीं ना कहीं बाद में दोबारा एक चर्चा करेंगे। वाओ, अमेजिंग। सर आप सिंपल लैंग्वेज में थोड़ा सा समझा सकते हैं दैट एलोपैथी में और होम्योपैथी में क्या फ़र्क क्या है? देखिए, हम मोटा मोटी समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि व्यूअर्स की लैंग्वेज क्या है, पेशेंट सोचता है कि मुझे एलोपैथी लूँ या होम्योपैथी लूँ। मेरे को सिंपल गला खराब है, टॉन्सिल्स बढ़ गए हैं और ठीक नहीं हो रहे हैं, अभी 8 दिन हो गए हैं, मेरे को कोई एंटीबायोटिक लेने से कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है। होम्योपैथी में हमारे पास केसेस उसके बाद आते हैं। तो एलोपैथी में और होम्योपैथी में अगर मेजर डिफरेंस समझें, एलोपैथी जो मेडिसिन है दैट इज़ ओनली फॉर द मर्ज, जहाँ पे डिजीज कंडीशन है हमारा फोकस केवल उस डिजीज पर है। लेकिन जहाँ हम होम्योपैथी की बात करते हैं, होम्योपैथी इज फॉर मरीज, फॉर होल पेशेंट। अगर हम बात करें कि भाई होल पेशेंट, जहाँ हम होल पेशेंट की बात करते हैं, जैसे पेशेंट को किस वजह से गला खराब हुआ ये भी तो जानना जरूरी है। रूट को उसको पकड़ना पड़ेगा। अगर आप एलोपैथिक डॉक्टर के पास जा रहे हैं, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, यहाँ मैं ये बड़ा क्लैरिटी से कह दूं कि मेरी एलोपैथी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। आई वॉन्ट टू इंटीग्रेट बोथ ऑफ द मेडिसिन। जो भी होम्योपैथी है, एलोपैथी है, उसको इंटीग्रेट करना है। लेकिन जहाँ ज़रूरत है, हमें मालूम है कि एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस, जो एंटीबायोटिक की वजह से माइक्रोबियल रेसिस्टेंस हो रहा है, उसकी वजह से एंटीबायोटिक्स जो हैं वो काम नहीं कर रहे हैं। अब बंदे को हमने सेंसिटिविटी चेक करने के बाद डॉक्टर ने, एलोपैथिक डॉक्टर ने गाइड कर दिया कि नहीं, आप इसको सिप्रोफ्लोक्सासिन दे दो, आप इसको एजिथ्रोमाइसिन दे दो, आप इसको AZ 500 की टैबलेट दे दो, इससे गला ठीक हो जाएगा। नहीं हो रहा है। अब जब ठीक नहीं हो रहा है, वहाँ होम्योपैथी में आते हैं लोग। हमारे पास एज अ फर्स्ट लाइनर, जिसको बोलते हैं कि फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, पेशेंट हमारे पास नहीं आता है। पेशेंट हमेशा हमारे पास बाद में आता है कि अब मेरे को आराम नहीं मिल रहा है। उसके बाद भी होम्योपैथी में केस ठीक हो रहा है। तो आप सोचिए, अगर इसको जहां केसेस में रिक्वायरमेंट हो तो डॉक्टर्स ही उसको प्रमोट कर दें कि नहीं भाई, एक काम करो, तुम होम्योपैथी ले लो, 3 दिन में ठीक हो जाएगा। होम्योपैथी में इस तरह के बिगड़े हुए केसेस भी हमने 3 दिन में ठीक किए हैं। रिकॉर्ड है, ऑफिशियली पेशेंट्स के वीडियोस हैं, जो हमारे न्यूज़ चैनल्स, जो हमारा अपना होम्यो डॉक्टर चैनल है, उसके भी 105K सब्सक्राइबर हैं। तो पेशेंट्स के जो टेस्टिमोनियल वीडियोस हैं वो हमने उसमें डाले हुए हैं। सर ये एक बहुत शॉकिंग चीज़ है जो आप बता रहे हैं, दैट एलोपैथी, इसका मतलब यही है दैट वो रूट कॉज को फोकस ही नहीं करता है। नहीं, उनका रूट कॉज में कोई फोकस इसलिए नहीं है बिकॉज दे आर नॉट कंसर्न अबाउट इट। उनका कोई कंसर्न उस तरह से बनता नहीं है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि हम इसमें कोई पैथोलॉजी ढूंढेंगे तो पैथोलॉजी मिलेगी तो ट्रीटमेंट होगा।
बिकॉज इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज कंडीशन क्या बोलता है, आईसीडी बन गया है। आईसीडी के अकॉर्डिंग उन्होंने डिजीज को ट्रीट करने के लिए प्रोटोकॉल्स बना दिए हैं। अब आईसीडी के बनने के बाद जब से इंटरनेशनली क्लासीफाई किया गया है डिजीज कंडीशंस को, तो उनको ठीक करने के लिए प्रोटोकॉल्स बन गए। अब प्रोटोकॉल के हिसाब से कोई ईएनटी डॉक्टर है उसको दवाई देनी है, प्रोटोकॉल के हिसाब से ऑन्कोलॉजिस्ट को दवाई देनी है। इसीलिए मोस्टली लोगों की ये भी बड़ी शिकायत है, जब लोग आते हैं ट्रीटमेंट के लिए, सपोज कोई कैंसर का केस हमारे पास सेकेंड स्टेज में आ गया, उनको ये रहता है, कहते हैं डॉक्टर हमने 3 डॉक्टर्स को दिखाया, 3 ऑन्कोलॉजिस्ट को मिले, सबका ट्रीटमेंट सेम है। अब ट्रीटमेंट तो बहुत सेम ही रहेगा ना, बिकॉज उनका प्रोटोकॉल सेम है ना। उन्होंने इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज के हिसाब से देखा, सेकंड डिग्री ऑफ कैंसर, हेपेटिक कैंसर की बात फॉर एग्जांपल कर लेते हैं, किसी को लीवर का कैंसर है और सेकंड स्टेज चल रही है, और सेकंड स्टेज में उसको पेशेंट को सिरोसिस ऑफ लीवर जो है डायग्नोज हो गया। सेकंड स्टेज में सिरोसिस ऑफ लीवर में जब हम इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन को पढ़ते हैं, ओहो अच्छा इसमें तो ये 4 दवाई हैं, बस यही दे सकते हैं बिकॉज यही रिकमेंडेड है। तो वो चाहे आप यूएस में दें, यूके में दें, इंडिया में दें, हैदराबाद में दें, चेन्नई में दें, चंडीगढ़ में दें, कहीं भी दें, वो सेम रहेगा। बिकॉज उन्होंने पैटर्न को फिक्स कर दिया। उनको एक जो ह्यूमन बीइंग है उसके अंदर एक कनेक्ट बनाने की उनकी कोशिश ही नहीं है। वो कैंसर कैसे डेवलप हुआ, हो सकता है उसको फैमिली लेवल पे कोई स्ट्रेस रहा हो, हाँ जी, हमने उसको डिग आउट करने की कोशिश ही नहीं की, और या उसमें प्रोसेस ही नहीं है। मैं ऐसा कहूँगा एलोपैथिक डॉक्टर्स की, मैं कहीं ऑन्कोलॉजिस्ट की बुराई नहीं कर रहा हूँ, दे आर वेरी क्लोज फ्रेंड्स। मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, जो कैंसर पे काम कर रहे हैं, या ऑर्थोपेडिक सर्जन है जिनके साथ मिलकर मैं बोन इन्फेक्शन पे काम कर रहा हूँ, तो मेरे को उनका संग चाहिए। बट मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करूँ, बट मैं बात कर रहा हूँ केवल इंटीग्रेशन की। जहाँ पे रिजल्ट्स मिल सकते हैं तो पेशेंट को हम डिग आउट करते हैं, होम्योपैथी में प्रॉपर चेक करते हैं। और हिपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा, मैंने आपसे सेकंड स्टेज की बात की, लेकिन हमारे पास ऐसे केसेस भी हैं जो थर्ड स्टेज से फोर्थ स्टेज से भी वापस नॉर्मल हुए हैं, विद रिकॉर्ड्स एंड एविडेंस में बात कर रहा हूँ। जिसको चाहिए हमारे क्लिनिक पे आके पर्सनली बात करके ले सकता है। जी, अमेजिंग। और सर जब एंटीबायोटिक्स यूज नहीं हो रहे हैं, फिर बॉडी अपने आप को कैसे हील करती है? हाँ, मैं ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे एंटीबायोटिक्स में क्या होता है कि रेसिस्टेंस हो रहा है। अभी एंटीबायोटिक्स जब से आप पुराने टाइम से अगर आप सुनेंगे तो पेनिसिलिन की खोज हुई थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन नाम का पहला एंटीबायोटिक बनाया था। जब से एंटीबायोटिक्स बनने शुरू हुए हैं तब से जनरेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स आ रहे हैं। ये फर्स्ट जनरेशन था, ये सेकंड जनरेशन, अब ये बंद हो गया, अब ये काम नहीं कर रहा, हाँ जी। तो अब हमने जेंटामाइसिन कर दी, अब हमारे पास ये नई और आ गई है, एजिथ्रोमाइसिन आ गई। हाँ जी। वो एजिथ्रोमाइसिन के बाद फिर से नई एक और मेडिसिन हमने सिप्रोफ्लोक्सासिन के साथ पोटेशियम क्लूवेनेट को डाल के देखा है, ये ऐसा बन गया। तो दे आर चेंजिंग कॉन्स्टेंटली। दे आर। अभी होम्योपैथी में एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस होने की वजह से एंटीबॉडीज का रेसिस्टेंट क्रिएट हो गया बॉडी में, उसके बावजूद होम्योपैथी काम करती है किस प्लेन के ऊपर? बिकॉज हम लोग बॉडी के इम्यून सिस्टम यानी डिफेंस मैकेनिज्म को ही स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। हमारा इम्यून सिस्टम बनता है टी सेल्स से और बी सेल्स से। अब अगर हमारा टी सेल्स और बी सेल्स यानी एक तरीके से हमारी आर्मी स्ट्रॉन्ग हो जाए तो इन्फेक्शन नहीं आएगा। तो वाई नॉट टू वर्क ऑन दैट? अभी जब कैंसर में कहीं और से रिजल्ट नहीं आ रहा है, नाउ दे आर वर्किंग फॉर इम्यूनोथेरेपी। बहुत सारे डॉक्टर्स इस पे काम कर रहे थे, तो अचानक से उनको समझ में आया कि अरे वाह, ये तो एंटीबायोटिक्स जो है वो काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन इम्यून सिस्टम पे अगर काम किया जाए तो बढ़ सकता है। तो ऐसे अब उन्होंने चालू किया है इम्यून सिस्टम पे स्टडी करना, और इम्यूनोथेरेपी कैंसर में जो आजकल दी जा रही है वो उसका रिजल्ट है। तो बुरा कोई सिस्टम नहीं है, वो सिस्टम अच्छा है जिससे पेशेंट ठीक हो जाए। सर ऐसे कोई केसेस भी होते हैं जो होम्योपैथी बहुत फास्ट रिजल्ट्स दे देते हैं, फॉर एग्जांपल फीवर में या कॉफ में? देखिए, जैसा आपने अभी एक क्वेश्चन किया था टॉन्सिलाइटिस, या हमने बात की थी टॉन्सिलाइटिस के केसेस, ऐसे बिगड़े हुए केसेस जहाँ पे पेशेंट को लगता है कि एंटीबायोटिक्स भी काम नहीं कर रहे हैं या एलोपैथिक मेडिसिन पूरा रिजल्ट नहीं दे पा रही हैं, उस तरह के केसेस में 3 दिन में 4 दिन में पेशेंट ठीक हो रहा है, नॉर्मल है। वाह। फीवर 105 डिग्री फीवर है, हमने पेशेंट को दवाई दी और उसके बाद क्लिनिक में ही सिंपल हमारे बेंच पे ही उसको लेटा दिया और उसको बोल दिया कि थोड़ा 1-2 डिग्री कम हो जाएगा, उसके बाद आपको भेजेंगे, लेट द मेडिसिन वर्क। बिल्कुल। अब इससे फास्ट एक्शन क्या होगा कि पेशेंट हमारे पास लेटा हुआ है और वो जब हम उसको आधे घंटे के बाद चेक कर रहे हैं तो 1 डिग्री बुखार कम हो रहा है। हम पैरासीटामोल से फास्टेस्ट जो मेडिसिन है होम्योपैथी में, उससे भी फास्टेस्ट मेडिसिन हमारे पास होम्योपैथी में पड़ी है। Really? पैरासीटामोल हम लोग एक ब्लाइंड प्रिस्क्रिप्शन की तरह से फीवर में यूज करते हैं आजकल, लेकिन फीवर इज द नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द बॉडी। फीवर होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अब लोग रोकते हैं फीवर को। जो फीवर को रोकने वाला सिस्टम है वहीं से बीमारियां बनती हैं। अगर मैं आपको अचानक से डराने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बट बहुत सारे लोगों को शायद मालूम नहीं होगा, लेकिन मेडिकली आज ये बात प्रूव हो चुकी है कि जिन बच्चों को टॉन्सिलाइटिस
रेगुलर रूटीन में रहता है और उसको सही तरीके से ट्रीट ना किया जाए तो वो बाद में वही सेम बैक्टीरिया बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया रहता है जो हमारे सोर थ्रोट के लिए जिम्मेवार है। अगर उसको सही तरीके से ट्रीट ना किया जाए तो वो केसेस बाद में आर्थराइटिस के केसेस बनते हैं और लोगों को ये बात मालूम ही नहीं है। ये इतनी शॉकिंग है बिल्कुल कि हमने सही तरीके से एंटीबायोटिक बस देना शुरू कर दिया, एंटीबायोटिक दे रहे हैं और उसके लिए कॉन्शियस है ही नहीं कि ये बैक्टीरिया अगर बार बार इन्फेक्शन, बहुत लोगों को आपने सुना होगा मेरा गला बहुत खराब हो जाता है, जल्दी से डिस्टर्ब हो जाता है, मैं कुछ भी खट्टा खाता हूँ या कहीं बाहर जाके कुछ भी थोड़ा आउट फूड खा लूंगा, जंक फूड खाऊंगा तो साथ में मेरा गला खराब हो जाता है। तो वो गला खराब नहीं हो रहा है, बाद में आर्थराइटिस भी आने वाला है। ये अलार्मिंग सिचुएशन है। तो हमें पहले से इम्यून सिस्टम पे ही वर्क करना चाहिए ताकि इस तरह की जो कंडीशंस हैं उसको जड़ से हम पहले ही ठीक करके चलें। बिल्कुल हम एक सिस्टम को ठीक कर रहे हैं और बाद में दूसरा सिस्टम उससे अगर और ज़्यादा खराब हो जाएगा तो वो लॉन्ग टर्म में पेशेंट का जो, जैसे अब मैं कल एक आर्टिकल बीच में पढ़ रहा था, मैं आपको बीच में नया टॉपिक ऐड कर दूंगा कि जापान के अंदर जो 100+ ईयर्स के लोग हैं जिनकी आयु 100 साल से ऊपर है, ऐसे 1 लाख लोग उन्होंने अभी डिक्लेयर किए हैं। 1 लाख, मार्क माई वर्ड्स। ये परसों की न्यूज़ है, आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये आज क्या तारीख है, 25 तारीख है आज आई थिंक, तो 25 मार्च 2026 की बात है। ये 23 तारीख का, कल का, परसों का रिकॉर्ड है। जापान के अंदर 100 साल से ज़्यादा उम्र वाले 1 लाख बंदे जीवित हैं। इंडिया में हमारे यहाँ ये जो नंबर्स हैं ये केवल हंड्रेड्स में रह गए हैं। बिल्कुल हमें इक्का दुक्का बंदा मिलता है और हम उसको भी बड़ा संभाल के रखते हैं कि यार ये बंदा नागालैंड में है और फलाने गांव में रहता है और इसका 104 ईयर्स का एज है। उनके पास तो 110 से भी ज़्यादा, 10,000 से ज़्यादा लोग हैं जिनका 110 साल से, यानी कहीं ना कहीं इम्यून सिस्टम का रोल है। तो जापान ने ये बात, जापान का जो नेशनल मेडिकल सिस्टम है उन्होंने डिक्लेयर की है कि अगर हम शुरुआत से ही नेचुरल चीज़ों की तरफ रहें, ट्रेडिशनल मेडिसिन को फॉलो करें। अभी हमारे यहाँ इंडिया में ट्रेडिशनल मेडिसिन के ऊपर एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी जिसको इंडिया ने होस्ट किया था। उसमें जापान वाज द मेजर कंट्रीब्यूटरी कंट्री, जहाँ पे उन्होंने सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया कि ट्रेडिशनल मेडिसिन के ऊपर ज़्यादा काम होना चाहिए। और हम लोग इन चीज़ों को छोड़ रहे हैं, लोग एंटीबायोटिक्स की तरफ वेस्टर्नाइज हो रहे हैं और एक्चुअल में देखा जाए तो वेस्टर्न कंट्रीज एलोपैथिक मेडिसिन को छोड़ के होम्योपैथी में आना चाहते हैं, आयुर्वेदा में आना चाहते हैं, योगा को अपनाना चाहते हैं। एग्जैक्टली है ना। तो इसके लिए भी हम एक अलग से पॉडकास्ट करेंगे बिकॉज ये बहुत वास्ट टॉपिक है। नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। और शॉकिंग चीज़ मेरे को ये लगती है दैट अगर फीवर में और इतने सारे केसेस में होम्योपैथी काम करती है, फिर लोग एलोपैथी की तरफ क्यों जा रहे हैं, ब्लाइंडली क्यों जा रहे हैं? ब्लाइंडली इसलिए जाते हैं बिकॉज उनको फियर है ना। हमारे यहाँ हैरिसन टेक्स्ट बुक ऑफ मेडिसिन है, उसमें लिखा है फियर इज द कॉज ऑफ डिजीज, यानी हमारा जो मेजर फियर है वहीं से डिजीज बननी शुरू होती है। तो अभी क्या है, डर का बिजनेस चल रहा है। मेरे को ऐसे वर्ड्स यूज नहीं करना चाहिए बट अनफॉर्चुनेटली ये सच है, रियलिटी है। आज जो भी हॉस्पिटल आप कहीं जाएंगे तो डॉक्टर्स केवल आपको डराते हैं, पहले डराते हैं, उसके बाद आपके बहुत सारे टेस्ट होते हैं, उसके बाद आपको मालूम पड़ता है कि ओह मेरे तो ब्लड में ये इन्फेक्शन भी है, मेरा तो ये भी है, मेरा ये भी है। तो पेशेंट चाहे वो छोटे इन्फेक्शन की बात करें या बड़े से बड़ा इन्फेक्शन, HIV जैसे केसेस भी होम्योपैथी में हम लोग ठीक कर रहे हैं। आई एम सेंडिंग मेडिसिन टू नाइजीरिया, साउथ अफ्रीका, जहाँ पे हम HIV के पेशेंट्स को मेडिसिन कुरियर से सेंड करते हैं, टेली मेडिसिन के थ्रू। हम उनसे फ़ोन पे, वीडियो कॉल पे बात करें, HIV के पेशेंट्स तक को ठीक किया जा सकता है, क्योंकि बात तो इम्यूनिटी की है। HIV हुआ क्यों? आपका इम्यून सिस्टम वीक था, आपको वायरस ने इन्फेक्ट किया और उसके बाद आपका इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो गया तो आपको और इन्फेक्शंस होने लगे। लेकिन अगर हम उसका इम्यून सिस्टम ही स्ट्रॉन्ग कर दें तो HIV के पेशेंट्स भी नॉर्मल लाइफ लीड कर पा रहे हैं। इसका मतलब है ये पूरा एपिडेमिक जो हो रहा है अफ्रीका में, ये ऑलमोस्ट वाइप आउट हो सकता है, वाइप आउट किया जा सकता है और बहुत सारे लोग कर रहे हैं। डॉक्टर मीशा नॉरलैंड करके एक डॉक्टर हैं फ्रॉम US, शी इज़ वर्किंग डे एंड नाइट, वो उधर सेटल हो गई है। अच्छा, जस्ट बिकॉज ऑफ कि उन्होंने देखा कि अगर आने वाले टाइम में मैं इस पे काम करूंगी तो हम 20-30 सालों में, आने वाले और 20-30 सालों में इसको टोटली खत्म कर सकते हैं। लेकिन वही है कि कितने लोग, अगर गवर्नमेंट से सपोर्ट मिल जाए तो कितना अच्छा हो जाएगा। ओपन माइंडेडनेस की बात है। यस। तो आपको लगता है ये फ्यूचर में होम्योपैथी एलोपैथी को रिप्लेस कर सकती है? ये एक पॉसिबिलिटी है? नहीं, ऐसा तो नहीं हम बोलेंगे और ऐसा बोलना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बिकॉज आज की डेट में भी अगर कोई सडन इंजरी है, सडन कोई रोड साइड एक्सीडेंट हुआ है या किसी को सडनली कहीं मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है, तो इमरजेंसी केसेस में मैं हमेशा बोलता हूं कि एलोपैथी का कोई रिप्लेसमेंट पॉसिबल नहीं है। आज हमें केवल हाथों को केवल ज्वाइन करना है, केवल इंटीग्रेशन की बात मैं करता हूं हमेशा कि इंटीग्रेट करना है, लेकिन हमारे को कहीं भी कुछ भी चीज़ में ऐसा नहीं सोचना है कि हम किसी को रिप्लेस करने जा रहे हैं। बिकॉज हम क्या है, एक कंपटीशन के बजाय कंप्लीशन की बात करें।
जुड़ने की बात करें, कंपटीशन के बजाय कंप्लीशन की बात करेंगे तो एलोपैथी फॉर इमरजेंसी केसेस एज वेल एज जहां पर हमें ज़रूरत है, हमें मालूम है कि पेशेंट को एडमिट करना जरूरी है और उसको प्रॉपर उसके पैरामीटर्स हमें रूटीन में चेक करने हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक छोटा सा केस लेता हूँ, ए प्लास्टिक एनीमिया का केस है। पेशेंट का ए प्लास्टिक एनीमिया में सेल्स जो हैं वीक हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। क्या होता है ये ए ए प्लास्टिक एनीमिया जैसे हम बात कर रहे हैं तो उसमें बोन मैरो फेलियर हो जाता है। ओके, तो बोन मैरो में मतलब कुछ ना कुछ एक तरीके से एबनॉर्मेलिटी आती है। उसके बाद हमारे आरबीसीज बनने बंद हो गए, डब्ल्यूबीसीज बनने बंद हो गए और प्लेटलेट्स बंद हो गए। ठीक और वो लाइफ टाइम कंडीशन है जहां पे डॉक्टर बोलते हैं कि आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज द ओनली ऑप्शन। बट वो कब तक करेंगे? बिल्कुल। अब कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर उसको एडमिट रखा जाए और साथ साथ एलोपैथी के साथ साथ एक एडजुवेंट थेरेपी में होम्योपैथी को ऐड किया जाए। सप्लीमेंट, हाँ जी। हमारे पास ए प्लास्टिक एनीमिया में बहुत सारे होम्योपैथिक डॉक्टर्स हैं जिनके पास मिरियाड्स ऑफ केसेस, मतलब मैं बात कर रहा हूँ हजारों केसेस की। मैंने ऐसे रिपोर्ट्स देखे हैं जहां पर आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स जो हैं वो बिल्कुल लोएस्ट क्राइटेरिया में हैं, जहां पे प्लेटलेट जो है 1000 रह गया और पेशेंट इज ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स। वहां पे भी पेशेंट को रिवाइव किया गया है विद प्योर होम्योपैथिक मेडिसिन। लेकिन अगर उसको साथ साथ कोलैब किया जाए एलोपैथी के साथ, पेशेंट को ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि एकदम से आप एलोपैथी को हटा दो, क्योंकि ऐसी जो डेडली डिजीज कंडीशन है उसमें पेशेंट की लाइफ इंपॉर्टेंट है। Absolutely. तो हम जहां पे जरूरत है इमरजेंसी केसेस एलोपैथी, जहां पे एडजुवेंट थेरेपी में साथ साथ हम होम्योपैथी दे सकते हैं और उससे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, तो वो भी कंबाइन होना वेरी चाहिए। प्रैक्टिकल, वेरी प्रैक्टिकल। आपने इतना सॉलिड इंफॉर्मेशन दिया, इतने फैक्ट्स दिए, इतने रिपोर्ट्स दिए, तब भी डॉक्टर्स क्यों डाउट कर रहे हैं? डाउट इसलिए कर रहे हो क्योंकि विकीपीडिया को नॉलेज समझते हैं लोग। एक्चुअल में विकीपीडिया के बारे में मैं, देखिए हो सकता है ये कंट्रोवर्सी हो जाए, लेकिन विकीपीडिया के लिए एक चीज़ समझना जरूरी है कि विकीपीडिया एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है। बहुत सारे जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं लोग वहाँ से उठाते हैं। लोग आज क्या करते हैं कि जो जो गूगल पर अवेलेबल है ना, लोगों को लगता है वही सच है। बिल्कुल। तो अब जो क्योंकि कंट्रोवर्सी की बात आ जाती है तो कहीं कुछ भी एप्स्टीन फाइल्स और ये फाइल्स और आजकल अब ये चीज़ें चल रही हैं, लोगों को मालूम पड़ रहा है कि रॉकफेलर फाउंडेशन है, उसने ऐसा किया, उसने वैक्सीनेशन के अगेंस्ट, इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं। बोलूँगा तो बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बन जाएगी, मैं उसको टॉपिक को साइड कर दूँ। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्या है कि होम्योपैथी को ऊपर आने के लिए राइट फ्रॉम द इंसेप्शन 1796 में होम्योपैथी का जन्म हुआ एक तरीके से। डॉक्टर क्रिश्चियन फेडरिक सैमुअल हैनीमैन जिन्होंने होम्योपैथिक सिस्टम बनाया था, वो खुद एक एलोपैथिक डॉक्टर थे। अच्छा। जब वो निराश हुए कि मेरे बच्चों का ट्रीटमेंट करना है, रिलेटिव्स का ट्रीटमेंट करना है, अपने पेरेंट्स का ट्रीटमेंट करना है, तो वो एलोपैथी से सेटिस्फाइड नहीं थे। अच्छा। दैट्स वाई उन्होंने कुछ जो प्रैक्टिस थी अपनी थोड़े टाइम करने के बाद छोड़ दी। तो 1775 से लेकर के और 96 तक 21 साल की रिसर्च करने के बाद उन्होंने ये सिस्टम बनाया। वाह। और उसके लिए उन्होंने पूरी दुनिया ट्रैवल की, यूरोप ट्रैवल किया, एशिया ट्रैवल किया, चाइना गए, इंडिया भी आए थे। बहुत सारा वो जो उस टाइम का किया हुआ काम था, आज से 200-250 साल पुरानी मैं बात कर रहा हूँ। अब 1796 में जाके होम्योपैथी बननी शुरू हुई और होम्योपैथी के बारे में लोगों को नॉलेज आनी शुरू हुई। अमेरिका, कनाडा, यूरोप सभी जगह पे, हर कॉन्टिनेंट में धीरे धीरे फैलने लगी। लेकिन साथ साथ क्योंकि फार्मेसी और फार्मा लॉबी भी डेवलप हो रही थी, हम उस चीज़ को नहीं भूल सकते, तो वो साथ साथ डेवलप हो रही थी। तो जो कॉलेजेस आज से 200 साल पहले अमेरिका में होम्योपैथी के नाम पे खोले गए थे, जैसे फॉर एग्जांपल न्यू जर्सी कॉलेज ऑफ होम्योपैथी, हाँ जी। कैलिफोर्निया कॉलेज ऑफ होम्योपैथी, ये आज नहीं एग्जिस्ट करते हैं। व्हाई नॉट? बिकॉज वो उनको धीरे धीरे करके सबसाइड कर दिया गया, बड़ी फार्मा लॉबी आ गई, पैसा इन्वॉल्व हो गया, फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट के वजह से धीरे धीरे चीज़ें चेंज हो गई। पैसा कमाना ज़्यादा जरूरी है। पैसा कमाना जो लोगों के लिए ज़्यादा जरूरी है और लोगों का फोकस चेंज हो गया बिकॉज सेल्फिशनेस, किसी ना किसी कंट्रीज को शुरुआत करनी थी। मैं हमेशा बोलता हूँ कि अमेरिका में तकरीबन 20-25 सॉलिड बड़ी कंपनियां जिनको हम लोग फॉर्च्यून 100 कंपनीज में काउंट करते हैं, हाँ जी। उनमें से 30 कंपनीज 40 कंपनीज अमेरिका की हैं। बिल्कुल। ऐसा क्यों? उसका रीज़न यही है कि शुरू से मोनोपोली रही, दूसरे कंट्रीज को दबाया गया। इंडिया जाके 1947 में हम लोग आज़ाद हुए, उसके बाद लोगों ने ओपन माइंडेड होना शुरू किया, फिर हम एक न्यूक्लियर पावर बने, उसके बाद चीज़ें चेंज हुई। तो ये पूरा एक कॉम्बिनेशन है। बिल्कुल। तो यानी एलोपैथी ने होम्योपैथी को कभी भी ग्रो नहीं होने दिया। अब क्योंकि होम्योपैथी में स्टडीज़ आ रही हैं, पब्लिश्ड केसेस हैं, जैसे हमने अपने तकरीबन 10 से 12 केसेस इसी साल में पब्लिश किए हैं इंटरनेशनल जर्नल्स में, तो अब वो उस चीज़ को डिनाई कैसे करें? बिल्कुल।
अनटिल अनलेस पहले हमारे पास फैक्ट्स और फिगर्स नहीं थे, अब हमारे पास फैक्ट्स और फिगर्स हैं, हाँ जी। अब वो डिनाई नहीं कर रहे हैं, नाउ दे वांट टू कोलैबोरेट। अभी अमेरिका से हमें कोलैबोरेशन की ऑफर आ रहे हैं, अभी हमें यूके से मैं ऑलरेडी हम लोग कोलैब कर चुके हैं, बहुत सारे यूके में ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो इंडियन डॉक्टर्स के साथ कोलैब करके काम कर रहे हैं। क्योंकि आई थिंक लोग फ्रस्ट्रेट हो गए हैं Frustrate हो ना रहे हैं। एलोपैथिक मेडिसिन Yes. दैट ये रूट कॉज को वो कर ही नहीं रहा है। जी, तो आपके हिसाब से ये कहना सही होगा दैट जो एलोपैथिक मेडिसिन है वो डिजीज को जी। टैकल करता है और जो होम्योपैथिक मेडिसिन है वो इंसान को ट्रीट करता है। बिल्कुल बिल्कुल, हम पूरे होल बॉडी की बात कर रहे हैं हम लोग। मैं इसमें एक बुक भी अभी लिख रहा हूँ इंटीग्रेटिव मेडिसिन के ऊपर, और मैंने उस बुक में ये एक स्पेशल चैप्टर रखा है कि व्हाई नॉट टू फोकस ऑन द होल पर्सनल। पूरा बंदे के ऊपर फोकस क्यों ना किया जाए, पूरे इंसान के ऊपर फोकस क्यों ना किया जाए। क्यों ऐसे सोचा जा रहा है कि उसको थोड़ा सा ब्रेन का इशू है तो न्यूरोलॉजिस्ट के पास भेज दो, उसको थोड़ा पेट का इशू है तो गैस्ट्रोलॉजिस्ट के पास भेज दो। एक ही पेशेंट एक टाइम पे, मैंने पीजीआई के ऐसे ऐसे केसेस देखे। मैं पीजीआई क्योंकि हमारे यहाँ का प्रीमियम इंस्टीट्यूशन है, मैं पीजीआई या एम्स को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ। अगेन मैं यहाँ पे फिर से मॉडिफाई कर दूँ कि पीजीआई और एम्स बहुत अच्छा कर रहे हैं। पिछले 70 सालों में इंडिया में जितना भी चेंजेस हुआ है मेडिकली, एलोपैथी में जितनी भी ग्रोथ हुई है, उसमें पीजीआई और एम्स जैसे इंस्टीट्यूशन का जो सेंट्रल गवर्नमेंट की बॉडीज हैं उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। लेकिन इनको और बेहतर किया जाना चाहिए विद द पैसेज ऑफ टाइम, बिकॉज वहाँ से हमने ऐसे केसेस देखे हैं। एक पेशेंट की फाइल में कल ही देख रहा था जिनका 5 डिपार्टमेंट से पीजीआई में हाँ जी। ट्रीटमेंट चल रहा है। अब 5 डिपार्टमेंट्स में अलग अलग जगह से अलग अलग दवाइयाँ मिल रही हैं। उसकी वजह से क्या हो रहा है, पेशेंट जो है 35 तरह की गोलियाँ और कैप्सूल्स ले रहा है। बिल्कुल। अब स्किन वाले डॉक्टर ने स्किन की दवाइयाँ लिख दी, ऑइंटमेंट भी लिख दिया। लंग्स वाले ने अपनी लिख दी कि मैं तो पल्मोनोलॉजिस्ट हूँ, मैं तो यही दवाइयाँ दूंगा। हाँ जी। आप क्लब करके कहीं भी एक यूनानिमस डिसीजन नहीं है कि हम पेशेंट को 35 दवाइयाँ देने के बजाय हम उसको 4 दवाइयाँ इस तरीके से दें ताकि उसका पूरा सिस्टम इंप्रूव हो, राइट फ्रॉम हेड टिल टो। होलिस्टिक अप्रोच। होलिस्टिक अप्रोच नहीं है हाँ जी। ये। होम्योपैथी में आज से नहीं, हम 230 साल से फॉलो कर रहे हैं। वाओ। अब WHO जाके अब बात कर रहा है होलिस्टिक अप्रोच के लिए। तो अब इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि होम्योपैथी कितनी एडवांस होगी, कि डॉक्टर हैनीमैन ने जब बनाया था तभी इस होलिस्टिक अप्रोच के लिए एक हमारी बुक है ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन, उस दैट इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ होम्योपैथी। बेसिकली पूरी दुनिया के अंदर पहली ऐसी किताब है जहां पे प्रिंसिपल्स टू प्रैक्टिस एनी मेडिकल साइंस लिखा गया। अच्छा। सिद्धांत भी तो बनाने जरूरी हैं, तो बिल्कुल। उसमें सिद्धांत बनाए गए और वो सिद्धांत एलोपैथी में मेडिसिन चेंज होती रही। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन एंटीबायोटिक्स, ये मेडिसिन नई आ गई, बायोलॉजिकल्स नए आ गए, स्टीरॉइड्स आ गए। हमारे पास जो मेडिसिन आज से 230 साल पहले थी आज भी वही मेडिसिन है। हमारी मेडिसिन कहीं चेंज नहीं हुई। वही बेलाडोना, ब्राइनिया, रस्टॉक्स, आर्सेनिक आज से 230 साल पहले भी थी और वो आज भी यूज हो रही हैं in the same potency, in the same power, and to eliminate all types of disease condition, all types of disease condition। जब मैं बात करता हूँ disease condition तो all types, मतलब मैं बात कर रहा हूँ सिंपल गला खराब से लेकर के आपका जॉन्डिस है, मलेरिया है, कैंसर है, टाइफाइड है, आप कुछ भी बात बोलो, हमारे पास पब्लिश्ड केसेस हैं, रिकॉर्डेड केसेस हैं, लाइव वीडियोस हैं। कैसे डिनाई करोगे? तो होम्योपैथी को तो आगे आना ही पड़ेगा। बट हाँ, रिप्लेसमेंट का कोई सवाल नहीं है, एक कॉन्जॉइंट अप्रोच चाहिए। पेशेंट का वेलफेयर जो है वो पहले सोचना चाहिए। जितने भी बड़े हॉस्पिटल हैं, अगर कहीं तक मेरी ये बात जाए तो जरूर इंटीग्रेटिव मेडिसिन पे आज से काम करना शुरू करें लोग। और बड़े बड़े हॉस्पिटल्स जब इसमें आगे आएंगे, जस्ट लाइक ब्रेडफोर्ड हॉस्पिटल है या यूके का नेशनल हेल्थ सिस्टम है, दे आर वर्किंग फॉर इट। यूएस में आज जो सबसे ज्यादा ह्यू एंड क्राई है, सबसे ज्यादा जो शोर हो रहा है वो हो रहा है इंटीग्रेटिव मेडिसिन को लेके कि व्हाई नॉट टू अडॉप्ट, व्हाई नॉट टू चेंज। वी आर चेंजिंग ईच एंड एवरीथिंग, हम लोग सभी चीजों में चेंज कर रहे हैं, तो व्हाई नॉट टू अपग्रेड द मेडिसिन। तो वो मेडिसिन में पेशेंट के वेलफेयर को प्राइमरी रख के हम लोगों को इंटीग्रेटिव पे आना चाहिए। अगर एक पेशेंट के दिमाग में ये है दैट ये दवाई मेरे लिए काम करेगी ही करेगी, तो क्या वो एक्चुअली करती है? और अगर वो बोलता है नहीं यार ये तो चीज़ असली है ही नहीं, या ये मैंने ऑनलाइन देखा था या दोस्त ने देखा था ये नकली है, ये कुछ भी नहीं है, ये एक्चुअली इफेक्ट करता है, असर करता है? लेट्स से फॉर एग्जांपल कैंसर के पेशेंट में या एक फीवर के पेशेंट में, एनी केस में। देखिए, इसको थोड़ा सा और एलेबोरेट करते हैं तो समझते हैं कि पेशेंट एक्चुअल में क्या सोच रहा है कि होम्योपैथी में कहीं कोई प्लेसिबो इफेक्ट तो नहीं है। एग्जैक्टली। होम्योपैथी में कहीं कोई मीठी गोलियां दे दी हमें तो शायद Exactly. मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये मुझे ठीक कर देगी तो शायद ठीक कर दे, Exactly. या मेरा पड़ोसी ठीक हुआ था तो ये भी ठीक हो जाए। नो, प्लेसिबो इफेक्ट का रोल 0% है। ओनली एंड ओनली मेडिसिनल पार्ट है जो होम्योपैथी में मेडिसिन हैं। हम इस तरीके से बनाते हैं क्योंकि पीपल वर सर्चिंग द मॉलिक्यूल्स।
आज से 20 साल से 30 साल से रिसर्च चल रही थी, लोग बोलते थे होम्योपैथी में ना जो पार्टिकल्स हैं वो तो हमें मिल ही नहीं रहे हैं, तो ये तो मेडिसिन है ही नहीं, अच्छा, तो ये तो प्लेन अल्कोहल है जो डॉक्टर ने दिया है, तो प्लेन exactly. अल्कोहल से वो प्लेसिबो इफेक्ट आ जाता है, उसको प्लीजिंग लगता है कि नहीं शायद इसीलिए मेरे को रिलीफ हो गया क्योंकि मेरा तो विश्वास था होम्योपैथी पे। नहीं, ये कोई जादू की साइंस नहीं है, मिरेकुलस नहीं है, कोई मैजिक नहीं हो रहा है, टिपिकल मेडिसिन है। और अब इस चीज को प्रूव भी किया जा चुका है। मेरे पास एक रिपोर्ट भी है लेटेस्ट, और ये एक ऑस्ट्रेलियन जर्नल ऑफ होम्योपैथी का रिपोर्ट है, और इसके थ्रू हम लोग बात कर सकते हैं और लोग सर्च भी कर सकते हैं, ऑस्ट्रेलियन जर्नल ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन। इसमें मेरा अभी एक आर्टिकल आने वाला है, और मैं उस आर्टिकल पे काम कर रहा हूँ और नैनो मेडिसिन की बात कर रहा हूँ। नैनो मेडिसिन, जिसमें हम लोग आज रिसर्च करके ये चीज़ें देख रहे हैं कि नैनो मेडिसिन, लोग आज नैनो मेडिसिन की बात करते हैं तो एलोपैथी सोचते हैं, हाँ जी, लेकिन नहीं माय फ्रेंड्स, आज से 230 साल पहले होम्योपैथी के जो जनक थे, फादर ऑफ होम्योपैथी, डॉक्टर सैमुअल हनीमैन, उन्होंने बताया था कि ये मेडिसिन के जो पार्टिकल्स हैं इनको ढूंढने में समय लगेगा, हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बनाने में एक्चुअल में समय लग गया। बिल्कुल, दैट्स वाई होम्योपैथी को ढूंढने में समय लगा। प्रॉब्लम ये थी कि जो नैनो हम देख नहीं पार्टिकल्स पाए थे, हम इसको। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो एनर्जीज थी, उन एनर्जीज के स्पेक्ट्रम बना ही नहीं पाए। तो वो जो knowledge ही नहीं था, हाँ जी। जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट ही नहीं थे। अभी नैनो होम्योपैथी पे डॉक्टर ES राजेंद्रन हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ी किताब लिखी है, अभी रिसेंटली हमारा उनके साथ कोलैबोरेशन हुआ है दुबई में, मैं अभी उनके साथ था, तो हम लोगों ने काफ़ी डिटेल्ड चर्चा की कि नैनो होम्योपैथी यानी स्पेक्ट्रोस्कोप से हम एक एक मेडिसिन को स्टडी करके उनके पार्टिकल्स की हमने डिटेल निकाल दी। अब जो लोग ये चीज़ खोज रहे थे कि होम्योपैथी में तो कुछ है ही नहीं, हाँ जी, तो वो तो प्लेन अल्कोहल दे रहे हैं, लेकिन वो सक्कस्ड मेडिसिन हैं। यहाँ पे एक प्रोसेस होता है पोटेंटाइजेशन, होम्योपैथी में एक पोटेंटाइजेशन के प्रोसेस से सकर्षण और ट्राइचुरेशन, दो तरह के प्रोसेस उसमें आगे और होते हैं, उससे हम लोग मेडिसिन बनाते हैं, जिससे हमारे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से, न्यूट्रॉन से भी नीचे वाले लेवल पे टूट जाते हैं और वो ज़्यादा काम करते हैं। जितना नैनो पार्टिकल्स होंगे उतना ही मेडिसिन का असर बढ़ जाता है। और ये डाइल्यूशन मेथड, नैनो पार्टिकल्स का जो डाइल्यूशन होता है, डाइल्यूशन से नए जो मॉलिक्यूल्स बनते हैं, उन्हीं की वजह से होम्योपैथी आज इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो रही है और हम कैंसर तक के केसेस ठीक कर पा रहे हैं। अमेजिंग। तो अगर एक पेशेंट को विश्वास नहीं है, जी, क्या वो फिर भी ठीक हो सकता है? हाँ, विश्वास का इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल विश्वास का पार्ट, जैसे पेशेंट को ठीक होना है तो उसमें दो चीज़ें चाहिए, एक तो उसका मेडिसिन प्लस उसका विश्वास, जैसा आपने बात की। लेकिन विश्वास का पार्ट तो 5% है, 95% तो मेडिसिन ही है। अगर पेशेंट कैंसर का पेशेंट है और उसको वो कहता है कि जी मुझे विश्वास नहीं है होम्योपैथिक, हमारे लिए ये भी एक सिम्टम है। साइन एंड सिम्टम्स आर द रिफ्लेक्शन ऑफ द डिजीज। तो साइन एंड सिम्टम में हम इस सिम्टम को भी काउंट करते हैं कि पेशेंट इज नॉट ट्रस्टिंग द मेडिसिन। एग्जैक्टली। बट पेशेंट इज नॉट ट्रस्टिंग द मेडिसिन, ये एलोपैथिक डॉक्टर के लिए इंपॉर्टेंस नहीं है। होम्योपैथी के लिए दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये हमारे सिम्टम में दर्ज है और इसकी कुछ मेडिसिन हैं जो हमारे पास पर्टिकुलरली इसी सिम्टम पे काम करती हैं। अच्छा, तो जो लोग कहते हैं कि मुझे ट्रस्ट नहीं है लेकिन मुझे अब कैंसर हो गया, आप ठीक करिए, तो ठीक करने वाला जो पार्ट है 95% मेडिसिन से ही होगा। 5% उसको विश्वास है या नहीं है, इट हार्डली मैटर्स टू अस। वही मेरा अगला क्वेश्चन था दैट कितना ये साइकोलॉजिकल है और कितना मेडिकल है? हाँ, मेडिकल 95% है, साइकोलॉजिकल केवल 5% है। जो मेडिकल इफेक्ट है वो तो सामने आपको दिखाई देगा, पेशेंट मानेगा। मान लीजिए पेशेंट नहीं मान रहा है, मोस्टली स्पेशली अगर मैं बुजुर्गों की बात करूं, जो हमारे पास जेरियाट्रिक्स के केस हैं, ओल्ड एज में जो केसेस आते हैं, उसमें हमारे को मोस्टली देखने को मिलता है बड़े बुजुर्ग कहते हैं नहीं नहीं, कोई फिक्स आइडियाज होता है उनके कि नहीं मेरे को ये वाली नहीं चाहिए, तुम एक काम कर मेरा वो नित्यम चूरन दे दे, मैं तो उसी से कॉन्स्टिपेशन मेरा ठीक हो जाएगा। तो एक काम कर, मैं नाम ले रहा हूँ बट किसी को डिग्रेड नहीं करना हमने, चाहे वो झंडू है चाहे वैद्यनाथ है, सबके आजकल चूरन आते हैं, तो वो लोग डेली खाना शुरू कर दिया लोगों ने। तो बुजुर्ग लोग क्या करते हैं, वो उसको डेली खा रहे, तो हम बोलेंगे कि या उसके किसी फ्रेंड ने बता दिया उनके बेटे के कि होम्योपैथी में ठीक हो सकता है, तो बोले नहीं नहीं मैंने नहीं लेना होम्योपैथी। बट हम क्या बोलते हैं कि आप वो नित्यम चूरन एक दिन मत दो, आप पेशेंट को ये होम्योपैथिक ड्रॉप्स जो है पानी में डाल के दे दो। हाँ जी, पेशेंट कहता है मेरा विश्वास नहीं है, हम वो सिम्टम को भी अपने मेडिसिन में कवर करते हैं। बिल्कुल। हमने उसको जब वो सिम्टम काउंट करके मेडिसिन देना शुरू किया, उसका कॉन्स्टिपेशन भी हट रहा है। वाह। तो यानी The और same प्लस holistic उसका approach. ट्रस्ट भी बन रहा है। बिल्कुल। बाद में उसको 3 दिन बाद बताया कि आपको तो चूरन नहीं दिया और उससे के बिना भी काम अरे ये तो ठीक हो रहा है, तो फिर वो नहीं छोड़ेगा।
हाँ जी। बट मेडिसिनल पार्ट, मतलब मैं बात कर रहा हूँ साइंटिफिक एविडेंस के साथ, मैं बात कर रहा हूँ आज नैनो होम्योपैथी की, मैं बात कर रहा हूँ मोलिकुलर मेडिसिन की, जिसमें कि होम्योपैथी बहुत समय से पहले एडवांस थी, लेकिन हम उसको नहीं देख पाए, हाँ जी। हम उसकी खोज नहीं कर पाए। तो ये गलती कहीं ना कहीं इवोल्यूशन की, मैं कह सकता हूँ कि हमारा इवोल्यूशन उस तरीके से हुआ कि हमें चीज़ें जो हैं वो सॉलिड कॉन्सेप्ट में दिखाई देती थी कि ये गोली है, हरी गोली है, लाल गोली है, हाँ जी। ये हमारा रेड कलर का, ये ब्लू कलर का पत्ता है। जैसे पंजाब में तो हमारे, जैसे हम लोग ये पंजाब में बना रहे हैं, तो पंजाबियों में तो बड़ा पॉपुलर है। आप देखिए नशों के लिए तो हम पॉपुलर हैं ही हैं, पूरा पंजाब जो है, हम लोग आज बदनाम हुए, इतना बदनाम हुए, लोग काम कर रहे हैं, सरकार काम कर रही है इसके ऊपर कि इस तरह के नशे की जो आते हैं उनको कंट्रोल किया जाए। लेकिन जी। आज तो हर घर में नशा है। बिल्कुल। कैसा नशा है? पेन किलर्स को खाने का नशा है। लोग हरे पत्ते की गोली, नीले नींद पत्ते की की गोली, दवाई, हाँ जी। लाल पत्ते की, सबने फिक्स कर रखी हैं एंड इजीली अवेलेबल हो जाती है। मैं यहाँ अगर कोई पॉडकास्ट किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल तक जा रहा है तो मैं जरूर कहना चाहूँगा कि इस तरह की चीज़ों पर रोक लगाई जाए, एटलीस्ट प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड मेडिसिन कर दी जाए इंडिया में। अभी समय आ गया है, जो भी एलोपैथिक मेडिसिन दी जाए, किसी को 4 पैरासीटामोल की गोलियां भी चाहिए ना, वो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना नहीं मिलनी चाहिए। जो ओवर द ट्रेड काउंटर हमारे यहाँ इजीली मिल जाती हैं, ओटीसी मेडिसिन, उन्हीं ने हमारी तकरीबन तकरीबन 80% बीमारियां बढ़ा रखी हैं। बिल्कुल, केमिस्ट्री डॉक्टर बन जाता है। केमिस्ट डॉक्टर बन रहा है जिसको कि राइट नहीं है। बिल्कुल। और चलो बताना बड़ा अजीब सा लगता है, मेरे पास ऐसे पेशेंट्स भी हैं जो मेरे को फ़ोन करते हैं कि डॉक्टर साहब मैं ऐसे ऐसे डॉक्टर बोल रहा हूँ, फलाना बोल रहा हूँ। तो जब मैं डिग्री का चेक करता हूँ तो पता लगता है कि बाद में वो फार्मासिस्ट है। तो फार्मासिस्ट भी अपने आप को डॉक्टर कहलाना पसंद करते हैं। बिल्कुल। लेकिन डॉक्टरी एक पेशा नहीं है, इसमें आपको पेशेंट के साथ ऑनेस्टी, सिंसेरिटी और इंटीग्रिटी आपको शो करनी पड़ती है। अकेला डिग्री होने से भी सब कुछ नहीं होगा। बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे भी हैं जो डिग्री होल्डर तो हैं, लेकिन उनका वो जो एक इमोशनल बॉन्डिंग होनी चाहिए पेशेंट के साथ, एक ऐसा किसी का दर्द आपको महसूस हो। हाँ जी। जैसा हम लोग रामचरितमानस में हमारे लिखा है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। मतलब दूसरे की पीड़ा को देख के अगर हमें पीड़ा ही नहीं हो रही और डॉक्टरों को नहीं हो रही, बाकी लोगों को तो चलो छोड़ ही दो, आज कोरोना के बाद से दुनिया चेंज हो गई, लोगों को एक दूसरे का दुख दर्द समझ में ही आना बंद हो गया। लेकिन अगर डॉक्टर भी नहीं समझेगा तो हम ट्रीटमेंट भी कैसे करेंगे? पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, यानी दूसरे के हित से बड़ा हमारा कोई धर्म होना ही नहीं चाहिए। लेकिन आज दूसरे का हित तो छोड़ो, लोग तो अपने हित में लगे हुए हैं। मेरा बैंक बैलेंस, मेरा अकाउंट, मेरी जमीन, मेरी प्रॉपर्टी, मेरे शोरूम, मैं और ईगो जो है, ईगो हमारे यहाँ मतलब गुरबानी में भी लिखा हुआ है कि होम्य दीर्घ रोग है। होम्य मतलब हंकार, ईगो। यहाँ मैं इस चीज़ को बड़ा टच करना चाहूँगा। ये बात वैसे थोड़ा सा स्पिरिचुअली जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं इसका कनेक्ट होम्योपैथी में जरूर बनता है। बिकॉज डॉक्टर हैनीमैन ने ये बात 200 साल पहले बोल दी थी कि जितना ईगो बढ़ेगा आपकी बीमारियां बढ़ेंगी। अमेजिंग। और कमाल की बात देखिए, उन्होंने ऐसी मेडिसिन, हमारे पास ऐसी मेडिसिन हैं जो ईगो को कम भी करती हैं। वाह। मतलब हमारे पास ऐसी मेडिसिन की लिस्ट है, 385 मेडिसिन। हमारे यहाँ एक पूरी बुक है जिसमें 385 मेडिसिन होम्योपैथी की हैं जो ईगोइस्टिक लोगों के ऊपर ज़्यादा काम करती हैं। अच्छा। तो आप सोचिए कि क्योंकि ये ह्यूमन प्रूविंग्स हैं, हमारी मेडिसिन कहीं चूहे और बिल्लियों के ऊपर या बंदरों के ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं हुए हैं। हमने ह्यूमन बींग्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं, हमें वॉलंटियर्स चूज करने पड़ते हैं। जब भी कोई नई मेडिसिन आती है होम्योपैथी में, तो जो वॉलंटियर्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, उनके ऊपर ये मेडिसिन प्रूव होती हैं। तो बेसिकली अगर ईगो कम हो जाए फिर दवाई और उसका डिजीज कंडीशन इंप्रूव होगा। इम्प्रूव हो गया। बिकॉज हमें ईगो को तो शेड करना मुश्किल है ना। और लोगों की आधी से ज्यादा लड़ाइयाँ या कलेश या घर में बीमारियां जो वो इसी चीज की वजह से बनती है कि मैं उसकी नहीं मान सकता, मैं नहीं सुन सकता उसको, अच्छा मैं इससे बात ही नहीं करूंगा, इसकी तो मुझे शक्ल ही पसंद नहीं है। हस्बैंड और वाइफ के बीच में हस्बैंड वाइफ डाइवोर्स रेशो देखो ना आप कहाँ से बढ़ा है। बिल्कुल। कहीं ना कहीं हमारी ईगो जो है बढ़ गई है। जी। तो सर स्ट्रेस, ये इमोशंस, पास्ट ट्रॉमा, ये कितना बड़ा फैक्टर है डिजीज में? जैसे हम अभी बात कर रहे थे, तो स्ट्रेस तो सबसे बड़ा एक फैक्टर है ही है। आज की डेट में हर तरह का पेशेंट जो भी हमारे पास आ रहा है वो स्ट्रेस के बिना तो आ ही नहीं रहा। अब जैसा मैंने शुरू में बात की थी कि स्ट्रेस, सबसे बड़ा स्ट्रेस किस चीज़ का है? नींद ही पूरी नहीं हो रही, ये भी तो स्ट्रेस है। वर्क प्रेशर का स्ट्रेस तो आप बाद में छोड़ो, वो तो है, सबके साथ है कि पैसा कमाना है, मेहनत करनी है। लेकिन पहले से ज़्यादा लोग एम्बिशियस हो गए हैं, जो कि पहले नहीं था। जितना आप एम्बिशियस होंगे स्ट्रेस तो बढ़ेगा ही, लेकिन उस स्ट्रेस को मैनेज करना आना चाहिए। पहले इजीली स्ट्रेस जो है लोग फ्लैश आउट करना जानते थे, इस स्ट्रेस को रिमूव करना जानते थे। घरों में लूडो होती थी, घरों में लूडो खेलते थे। आप अपना टाइम याद करो, सांप सीढ़ियाँ चलती थी, घरों में बैठ के आराम से लूडो, कैरम बोर्ड और ये सब इंटरनल जो हमारी गेम्स थी वो तो धीरे धीरे वैनिश ही हो गई।
और आज किसी के घर में दिन है ही नहीं। फोन पे अब फोन पे stress। लूडो खेलते हैं, अब फोन में लूडो खेलोगे आपका स्क्रीन टाइम आपका देखो बढ़ गया, स्ट्रेस और बढ़ी जा रहा स्ट्रेस है और और लग रहा है जैसे तो स्ट्रेस कम हो उससे रहा ज्यादा अच्छा है पुराने गेम्स को वापस लेके आए। पहले हमारे यहाँ घरों में भी इक्कल दुक्कल खेलते थे, पंजाबी में पंजाब में हम लोग जैसे घरों में भी छोटे छोटे गेम्स होते थे, रस्से डालते थे, रस्सों पे झूल रहे हैं, ये भी अपने आप में एक है। फैमिली बॉन्डिंग। बॉन्डिंग बढ़ती थी, और उस बिल्कुल। बॉन्डिंग से हमारे जो कलेश थे, हमारे दिमाग का स्ट्रेस था, जीरो रहता था। दैट्स वाई डिजीज थे ही नहीं। और ये पास्ट ट्रॉमा कितना बड़ा फैक्टर है। लाइक आप फॉर इसको एग्जाम्पल, अगर एक इंसान को बहुत ज़्यादा पास्ट में ट्रॉमा हुआ है, बहुत ट्रॉमेटिक इवेंट हुआ है पास्ट जी में, जी तो फिर आपकी मेडिसिन जो है वो कम इफेक्ट करती है, ज़्यादा इफेक्ट करती है, कैसे असर नहीं, हम करती है लोग उसके उसको ऊपर? कंसीडर करते हैं, हम उसको पेशेंट की पूरी बात को जानते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल ट्रॉमा की जैसे आपने बात की, किसी को फाइनेंशियल लॉस हुआ, एग्जैक्टली। आज से 10 साल पहले फाइनेंशियल लॉस हुआ, और उसके बाद पेशेंट तो हमारे पास 10 साल के बाद आया, लेकिन हमने जब प्रॉबिंग की तो पेशेंट ने बताया यस अच्छा सर आपको कोई फाइनेंशियल लॉस हुआ, यस यस यस, एक बार मेरा ऐसे ऐसे 20 लाख रुपया कोई लेके बंदा चला गया था, और उसके बाद से मेरे को जब से वो गया तो कहीं ना कहीं मेरे को ना फ्लटरिंग ऑफ हार्ट यहाँ पे आया, थोड़ा थोड़ा लेफ्ट साइड में दर्द रहना शुरू हुआ, और डॉक्टर उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, कार्डियोलॉजिस्ट के पास गए तो वहाँ पे उन्होंने ब्लॉकेज बता दी। तो कहीं ना कहीं वो कंसर्न भी है। तो होम्योपैथी में हम तो इस पार्ट को सबसे मेजर कंसीडर करते हैं। ट्रॉमा के हिसाब से जब मेडिसिन देंगे तो हमारे पास 150 से भी ज्यादा मेडिसिन हैं, वाओ। जिसमें हम पास्ट ट्रॉमा को कवर करते हैं, वाओ। एलिमेंट्स फ्रॉम पास्ट ट्रॉमा, ऐसा करके हमारे पास बुक्स में मेडिसिन हैं। इसका मतलब होम्योपैथी जो है ये पास्ट ट्रॉमा को एक्चुअली हील कर सकती हील करती है, ऑलरेडी हील कर रही है। है। अमेजिंग। वी आर हैविंग नंबर ऑफ केसेस। अगर हम बात करते हैं पीसीओडी के बारे में, जी, होम्योपैथी का क्या रोल है? क्या एक परमानेंट सॉल्यूशन है या बस कंट्रोल में होता है? हाँ, पीसीओडी आपने बहुत अच्छा ये इसमें टॉपिक लिया है क्वेश्चन में। पीसीओडी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, जो लोग भी, जो फीमेल्स इस तरह की कंडीशन जब बन जाती है तो होम्योपैथी में हमारे पास एज अ लास्ट रिसोर्ट लोग आते हैं। मतलब मैं यहाँ ये चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि चाहे कोई गायनेकोलॉजिस्ट है, चाहे कोई जनरल फिजिशियन है, अगर आपके पास पीसीओडी का केस आता है तो एक बार शुरुआत में ही अगर आप पेशेंट को बजाय कोई एक्सपेरिमेंटल हार्मोनल मेडिसिन दें, उससे अच्छा है कि आप होम्योपैथी में ज़रूर भेजें। रीज़न, होम्योपैथी में इसका, जैसा आप पूछ रहे हैं टेम्परेरी या परमानेंट, होम्योपैथी में इसका परमानेंट सॉल्यूशन है, और पूरी तरह से पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ ख़त्म भी हो जाती है, और पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ की वजह से कई बार इनफर्टिलिटी भी हो जाती है। तो उस तरह के केसेस भी हमारे पास हैं जहाँ पर इनफर्टिलिटी हुई, पीसीओडी था, इनफर्टिलिटी थी, पीरियड्स नहीं आ रहे थे, आगे कंसेप्शन नहीं हो रहा था, डॉक्टर ये बोल रहे थे कि पीसीओडी की वजह से आपको इनफर्टिलिटी है, बाद में पीरियड्स भी नॉर्मल हुए, रेगुलर हुए, उसके बाद थोड़े टाइम के बाद कंसेप्शन भी हुई, और ऐसी लेडीज़ बहुत सारी आज हमारे पास, विद एविडेंस मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल क्लियरली बात कर दूँ कि ये पॉडकास्ट बनाने का पर्पज़ केवल ये है ताकि लोगों तक हम एविडेंस बेस्ड मेडिसिन की बात कर सकें, एविडेंस बेस्ड होम्योपैथिक मेडिसिन की बात कर सकें। हमारे पास केसेस हैं जिसमें अभी मैं लेटेस्ट एक पटियाला का हमारा केस था, वो केस में हमने लॉकडाउन में मेडिसिन शुरू की थी। लॉकडाउन में मालूम पड़ा कि ये पीसीओडी भी है और उसकी वजह से इनफर्टिलिटी चल रही है। वो केस में हमारे को बहुत अच्छे मार्वलस रिजल्ट्स मिले, जिस केस में 3-3 आईवीएफ अनसक्सेसफुल थे ड्यू टू पीसीओडी। हर तरह का जो हार्मोनल मेडिसिन होती हैं, बिकॉज एचआरटी भी उनकी इतनी रेगुलर बेसिस पे की गई थी, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, अच्छा। उसके बावजूद भी पीरियड्स नहीं आए। लास्ट में डॉक्टर्स ने होप छोड़ दी, और 3 आईवीएफ अनसक्सेसफुल के बाद केस होम्योपैथी में हमारे पास आया। अब होम्योपैथी में केस आने के बाद 2 साल लगे हमारे को उस केस को टैकल करते हुए, और 2 साल की पूरी मेहनत के बाद मतलब पहले तो पीरियड्स हो गए, उसके बाद उसका एएमएच हमने रेगुलराइज किया, और उसके बाद पेशेंट को कंसेप्शन हुई, उसके बाद नॉर्मल डिलीवरी हुई। आज वो बेबी जो है तकरीबन 2.5-3 साल का बेबी है, और पटियाला में, वाह। और उसका बर्थ वेट जो बेबी का था दैट वाज 3.5 kg विद नॉर्मल डिलीवरी। तो दिस वाज टोटली अमेजिंग फॉर द फैमिली। वो हमारा, इसका लिंक भी हम जरूर आपको पॉडकास्ट में शेयर करेंगे। पेशेंट के जो पेरेंट्स हैं उन्होंने बहुत अच्छा वीडियो बना के मुझे भेजा था इस चीज़ के लिए कि हमारी जनरेशन आपने बचा ली, हमारे पास कोई बच्चा, हमें तो लगता था कि पता नहीं इन लोगों का आपस में लड़ाई झगड़े की वजह से शायद डाइवोर्स ही हो जाएगा,
लेकिन आज हमारा कुल दीपक जो है वो आपने जगा दिया। वाह, तो उस बच्चे का नामकरण भी हमारे से कराया उन्होंने। तो अच्छा, या से नाम निकाला हमने, तो उन्होंने वही नाम रख रखा है, तो हम उसको यश बुलाते हैं बच्चे को। तो भगवान की कृपा है, बिल्कुल, जो भी कुछ हो रहा है। जैसे हम पंजाब में बोलते हैं, तो हम लोग तो गुरुद्वारे मंदिर में जाते हैं, रेगुलर रूटीन में जाते हैं, तो हम लोग एक चीज़ तो मानते ही हैं कि रिलीजियस होना चाहिए, स्पिरिचुअल होना चाहिए। करने वाले हम नहीं हैं। इनफैक्ट हम अपने मेडिकल बुक्स में भी कहीं ना कहीं हम जरूर मेंशन करते हैं इस बात को, आई ट्रीट ही क्योर्स। करने वाला केवल खुदा, परमात्मा, अल्लाह, वाहिगुरु, आप नाम कुछ भी दें, नाम कुछ भी हो सकता है, पैटर्न कोई भी बन सकते हैं, लेकिन जब परमात्मा ने देना है वो आपको मिल के रहेगा। बिल्कुल। तो ये चीज़ का मतलब मैं तो ऐसे समझता हूँ कि पीसीओडी टेम्परेरी नहीं, पूरी तरीके से ठीक हो सकता है। और बाकी भी हार्मोन्स होम्योपैथी के साथ बैलेंस हो जाते हैं नेचुरली विदाउट एनी बिल्कुल, साइड इफेक्ट्स। विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स। हमारी मेडिसिन में, होम्योपैथी में एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है कि हमने बहुत, जैसा मैंने शुरू में बात की कि नैनो मेडिसिन देते हैं, यानी हमारी मेडिसिन की मॉलिक्यूल्स इतने कम हैं और इतनी छोटी क्वांटिटी में है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसको एक्सेप्ट भी करता है। मतलब एक तरीके से बॉन्डिंग भी बनती है प्रॉपर, और जहाँ प्रॉपर बॉन्डिंग बन जाएगी तो उसके बाद उसके रिजल्ट्स जो हैं वो परमानेंट मेंटेन भी होते हैं, और हॉर्मोन्स नेचुरल तरीके से बनेंगे, तो उसके बाद आपको दवाइयाँ लेने की ज़रूरत ही ना पड़े। बिल्कुल, डायबिटीज़ में मोस्टली, मैं डायबिटीज़ की भी बात यहाँ हार्मोन्स की वजह से कर लेता हूँ, क्योंकि डायबिटीज़ में हम लोग कहते हैं इंसुलिन हमारे बॉडी में बनना बंद हो गया है, या इंसुलिन का जो मात्रा जितनी बननी चाहिए उतना बन ही नहीं रहा है पेनक्रियाज हाँ से। जी, तो पेनक्रियाज की बीटा सेल से इंसुलिन की प्रोडक्शन अगर बढ़ जाए तो ऑटोमेटिकली आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल हो जाएगी। हो जाएगी। तो बहुत सारे पेशेंट्स, एक पेशेंट मेरे पास चल रहा है यहीं लोकल चंडीगढ़ में ही है, और जब वो मेरे पास आए थे तो उनका HbA1c 13.4 था, जो कि हमें 6 से नीचे चाहिए। यानी हमारी जो एवरेज ब्लड ग्लूकोज है उनकी बहुत ज़्यादा थी, 650 के करीब ब्लड ग्लूकोज रहती थी वाह, विद एलोपैथिक मेडिसिन। और हमने होम्योपैथी से उसको कंट्रोल में लेके आए। 1 साल लगा हमें पूरा, अच्छा, मेडिसिन देते रहे, लगातार उसका फॉलोअप किया। मेडिसिन देने के बाद धीरे 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 HbA1c भी घटना शुरू हो गया, एवरेज ब्लड ग्लूकोज भी घटना शुरू हो गया। अभी 150 से नीचे जो है ब्लड शुगर चल रही है, HbA1c जो है वो नॉर्मल चल रहा है। तो इस तरह के बहुत केसेस विद एविडेंस, जैसा मैंने बात की कि एविडेंस बेस्ड होम्योपैथी की बात कीजिए। अब वो वाला जमाना चला गया जब लोग ये बोलते थे, अरे भाई अच्छा ये होम्योपैथी काम भी करेगी या नहीं करेगी। हालांकि पूछने वाले अभी भी पूछते रहेंगे। हिंदुस्तान में होम्योपैथी को यूज करने वाले लोग तकरीबन 50 करोड़ हैं। बिल्कुल, आज हमारी 150 करोड़ के आसपास की आबादी में से 50 करोड़ लोग डायरेक्ट सपोर्टर हैं होम्योपैथी के, डायरेक्ट यूजर हैं होम्योपैथी के। दैट्स वाई ये इंडस्ट्री जो है वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के साथ बढ़ रही है। अमेजिंग। जी, और आज सबसे बड़ा मिथ क्या है होम्योपैथी के बारे में जो आप आज तोड़ना चाहते हैं? होम्योपैथी का देखिए सबसे बड़ा मिथ, मैं एक बात हमेशा ही बोलता हूं कि लोग इस चीज को ना ऐसा लेते हैं कि अरे ये मेडिसिन का ना साइड इफेक्ट नहीं है। इस चीज़ को मैं बड़ा इनकरेज करता हूँ, लोगों को बोलना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि अगर होम्योपैथी को आप ऐसी मेडिसिन के तौर पर ले रहे हैं कि कहीं से भी आपने यूट्यूब में किसी ने कुछ बताया और डॉक्टर ने मेरे को ये बता दिया और फ़ोन पे मैंने सुन लिया या मोबाइल में मैंने देख लिया, तो कृपया करके वो दवाई मत खाएं। बिना डॉक्टर की सलाह के आप अपना ट्रीटमेंट ना करें। रीज़न क्या है कि जैसे आजकल क्या है, एक जैसा हम भी पॉडकास्ट बना रहे हैं, ऐसे लोगों ने रील्स बना करके कहीं ना कहीं डाल दी कि आपको पेट में दर्द रहता हाँ है, जी, आपको ये दवाई ले लो, आपको ट्यूमर है, आपका ब्रेस्ट में ट्यूमर है, आप ये दवाई खाइए आपका ट्यूमर घुल जाएगा। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होता। होम्योपैथी में नहीं होता, एलोपैथी में नहीं होता, आयुर्वेदा में नहीं होता, कहीं भी नहीं होता। लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि थोड़ा सा कानूनी तरीके से मेडिकल सिस्टम को टाइट नहीं किया गया, ऐसे डॉक्टर्स को मेरे हिसाब से तो ऐसे डॉक्टर्स जो हैं वो उनको बताने वाले, जो दवाइयाँ बताने वाले डॉक्टर हैं, उनके जो चैनल्स हैं वो बंद होने चाहिए, उनको रोका जाना चाहिए। रीज़न, उसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में कौन बताएगा। मेरे पास एक पेशेंट आई है अभी पिछले हफ्ते, लोकल केस है, यहीं से मोहाली से केस है, और जब वो मेरे पास आए तो वो 40 बोटल्स होम्योपैथी की साथ लेके आए। अच्छा, एंड शी नेम्ड वेरी बिग डॉक्टर्स के, ये तो इनके डॉक्टर के तो चैनल के व्यू जो हैं वो मिलियंस में हैं। और मैं उनका, हमारे घर के पास केमिस्ट शॉप है, जैसे ही वो मुझे फ़ोन पे कुछ बता देते तो मैं वीडियो में देखती थी, हाँ जी, तो मैं उनको फ़ोन करती थी, तो वो जो फ़ोन पे बताते थे वो मेडिसिन में ले आती थी। अच्छा, अभी वो 40 मेडिसिन खा रही है, शी इज़ जस्ट लाइक क्रेजी। अभी 40 मेडिसिन आप अपने आप से खा रहे हैं, और कैसे
देखिए डॉक्टर का नाम लूंगा तो बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी होगी, क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर्स का उन्होंने मेरे को चैनल के फोटो दिखाए। मतलब आप देखिए, एक बुजुर्ग लेडी है, 65 ईयर्स की लेडी है, उसको लगता है कि मैं कहाँ जाऊंगी डॉक्टर के पास, 500 रुपया फीस क्यों दूं, मेरे को क्या जरूरत है, मेरे उसका फायदा को उठाना। मोबाइल में तो दिख ही रहा है, वीडियो में दिखा दिया कि जी अच्छा गैस ज्यादा बनती है आपको, आप ये दवाई खाइए आपको पूरा आराम मिलेगा, और केवल 5 बूंद आपने सवेरे खानी है, 5 बूंद इसके शाम को अपने पानी में डाल के पीने हैं, बस इतना समय आपको आज बताने। ऐसे करके रील्स बना रखे हैं लोगों ने। एंड गवर्नमेंट को ये सब रील्स बंद करने चाहिए। और हमारा भी ऑलरेडी जो यूट्यूब का चैनल है उसके 105K सब्सक्राइबर हैं, यानी 1 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर हमारे हैं, और हमारे किसी भी एक सिंगल वीडियो में 600 से ज़्यादा वीडियो हमारे ऑलरेडी लाइव हैं, उसमें से एक भी वीडियो में हमने किसी मेडिसिन का जिक्र नहीं किया। हमने केवल डिजीज के ऊपर वीडियो बनाए, पेशेंट के लाइफस्टाइल के ऊपर वीडियो बनाए, प्लस टेस्टिमोनियल्स वीडियो बनाए। हमने किसी मेडिसिन को लेकर के हाथ में पकड़ के ये नहीं बोला यस यू कैन टेक दिस मेडिसिन फॉर दिस एंड दिस प्रॉब्लम। ये कोई तरीका थोड़ी ना है। वी आर डॉक्टर्स। अगर ऐसा मेडिकल डॉक्टर्स भी ऐसा करेंगे तो वो मेडिकल डॉक्टर्स थोड़ी ना, उनको तो कहीं ना कहीं रेडी लगा लेनी चाहिए। बिल्कुल, सेल्समैन। मेरी बातें शायद बुरी लगेंगी आप लोगों को, लेकिन ऐसे डॉक्टर्स को जो हाथ में पकड़ के दवाइयां बता रहे हैं ना, कि मैं आपको आज पेट के दर्द के लिए 10 दवाइयां बताऊंगा, ये उन लोगों के लिए, उनको रेडी लगानी चाहिए। ये यूट्यूब का फायदा उठाने की वजह से, क्योंकि उनको मोनेटाइजेशन हो रहा है, पैसा बन रहा है, तो दे आर यूजिंग इट एज अ देयर बिजनेस। बट मेडिसिन में भी बिजनेस करोगे तो छोड़ दो, कम से कम मेडिकल फील्ड को तो छोड़ दो, वो बहुत ज़रूरी है। ये हाईलाइट ज़रूर करना चाहिए। और मैं ऐसे लोगों के सख्त खिलाफ हूँ। मैंने बहुत सारे कंप्लेंट्स भी डाले हैं, क्योंकि बहुत सारे पॉडकास्ट में इस तरह की जो चीज़ें बताई जाती हैं, मैं आज आपको ये दवाई बताऊंगा, ये दवाई बताऊंगा, उसी की वजह से आज लोग होम्योपैथी का नाम खराब कर रहे हैं कि डॉक्टर मैंने 10 साल हो गए मैं होम्योपैथी खा रहा हूँ, मेरे को कोई आराम नहीं मिला, मेरे को 5 महीने हो गए मैं फला दवाई ले रहा हूँ, मेरे को बवासीर थी, मेरे को डॉक्टर ने ये दवाई बताई थी। मैंने कहा डॉक्टर ने बताई थी मतलब क्या? तो मैंने बस वो वीडियो आता है ना आजकल, तो मैंने बवासीर की ये दवाई उसमें थी एलोस बार्बाडेंसिस, ये ले लो आप, या एलोस सोकोट्रीना ये ले लो। उसके बाद डॉक्टर ने बोला कि अगर इससे आराम नहीं आता तो मैं आज आपको एक और बढ़िया दवाई बताने वाला हूँ, आप सल्फर दवाई खा लो, फलाना दवाई खा लो। ऐसा बोलने से बिना पेशेंट को चेक किए, हो सकता है उसको बवासीर ना हो, बाद में एनल फिशर निकले। पेशेंट को कैसे मालूम पड़ेगा कि उसको पाइल्स है? हर पेशेंट अलग है, हर पेशेंट अलग है। और उसको अगर ब्लड आ रहा है एनस में से, तो उसको कैसे मालूम पड़ेगा कि पाइल्स है, या मेरे को फिशर है, या कहीं ना कहीं एनल एब्सेस भी है साथ में, कोई एलर्जी है, कुछ कोई एलर्जी है, या कोई वाट्स हो गए हैं, साथ में कोई इन्फेक्शन हो गया है। तो ऐसे ही हमारी बीमारियां आज तेजी से बढ़ती जा रही हैं। तो ये सबसे बड़ा मिथ है कि होम्योपैथी का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसको तोड़ना बहुत जरूरी है। मतलब सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल भी नहीं करना जीरो चाहिए। सेल्फ मेडिकेशन इज नॉट एट ऑल प्रमोटेड। अब हम आते हैं एक रैपिड फायर क्वेश्चन के लिए। जी। मैं आपसे थोड़े से क्वेश्चंस पूछना चाहता हूं। मैं चाहता हूं एक डायरेक्ट आंसर, जो भी सबसे पहली चीज आपके दिमाग में आए। जी। आर यू रेडी? जी। सबसे पहला क्वेश्चन, क्या पेशेंट के माइंडसेट मेडिसिन के रिजल्ट को अफेक्ट करता है? नो। ओके। क्या हीलिंग ज्यादा साइकोलॉजिकल है या मेडिकल? मेडिकल। क्या स्ट्रेस, इमोशंस और पास्ट ट्रॉमा मेडिसिन के इफेक्ट को चेंज कर देते हैं? फिर से आप फ्रेम करिए क्वेश्चन। बेसिकली स्ट्रेस, इमोशंस और पास्ट ट्रॉमा, ये क्या मेडिसिन को, होम्योपैथिक मेडिसिन को अफेक्ट करता है? ऑफ कोर्स करता है, यस। होम्योपैथी स्लो है या एक्चुअली फास्ट है? जैसी रिक्वायरमेंट हो। परफेक्ट। अगर आपको अपने फैमिली के लिए चूज करना हो, होम्योपैथी या एलोपैथी, क्या चूज करेंगे और क्यों? क्लासिकल होम्योपैथी। एंड इसलिए चूज करूंगा बिकॉज मैं चाहता हूं कि मेरी फैमिली में कोई बीमार ना हो, प्लस जीरो साइड इफेक्ट हो, किसी भी तरह का हमारे को साइड इफेक्ट आगे भुगतना ना पड़े। वेरी नाइस, वेरी नाइस। दैट वाज अ ग्रेट रैपिड फायर। मेरे ख्याल से हमारे को बहुत कुछ सीखने को मिला इस पॉडकास्ट से। इट वाज अ एब्सोल्यूट प्लेजर हैविंग दिस कॉन्वर्सेशन विद यू। एंड मेरे को लगता है आप इतना कुछ आपने रिवील किया, इतना नॉलेज हमारे को मिला है ना, इतनी चीज़ों को पब्लिक को पता ही नहीं होगा। सो आई रियली थिंक यू आर डूइंग गॉड्स वर्क, एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग आवर गेस्ट टुडे। थैंक यू।